Hello students, I hope all of you are doing well. So in this video we are going to discuss about the introductory pages of biology of 12th class. ठीक है, 11th क्लास वाले का डिस्कशन हम ऑलरेडी पहली वीडियो में कर चुके हैं, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है इंट्रोडक्टरी जो पेजेस हैं उनका डिस्कशन हम इस वाले वीडियो में करेंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बच्चों आप 12th में जब आते हैं तो हमें सबसे पहले जो यूनिट हमें मिलता है वो है रिप्रोडक्शन. ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का. तो उसके इंट्रोडक्टरी पेज में क्या लिखा है जो हमें समझना चाहिए. ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि बायोलॉजी इन एसेंस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. क्या बता रहे हैं, एसेंस क्या होता है बेसिकली. ठीक है, या फंडामेंटली, यानी बेसिकली अगर हम बात करें बायोलॉजी की तो बायोलॉजी बेसिकली स्टोरी है लाइफ की ऑन दी अर्थ. वाइल इंडिविजुअल्स डाई विदाउट फेल, हालांकि इंडिविजुअल्स की डेथ होती ही होती है, किसी भी स्पीशी के इंडिविजुअल्स की डेथ होती ही होती है, बट स्पीशीज कंटिन्यू टू लिव थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर्स अनलेस थ्रेटेंड बाय नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन. क्या बताया जा रहा है आपको कि देखिए हर एक स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स की डेथ तो होनी ही होनी है, इसमें कोई दो राह नहीं है, विदाउट एनी फेल. जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, होमो सैपियंस हैं, हम सब जो है मतलब ह्यूमंस की डेथ होती रहती है. आप जानते हैं एवरी मिनट एवरी सेकेंड. ठीक है, एक इंसान जो है उसकी डेथ हो रही है. ठीक है, तो लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ह्यूमंस ख़त्म हो गए हैं? नहीं, जो हमारी होमो सैपियंस की स्पीशी है वो तो कंटिन्यू है. तो इसी तरह कोई भी प्लांट, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल की स्पीशी जो है उसके अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी डेथ तो होती है, इसमें कोई दो राह नहीं है कि नहीं होगी. लेकिन फिर भी स्पीशीज तो एज ए स्पीशीज वो कंटिन्यू रहते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, और वो हमेशा भी रह सकते हैं अगर अनलेस एंड अनटिल कोई नेचुरल, कोई ऐसा अनहोनी ना हो जाए, है ना, कोई कैटास्ट्रॉफ ना आ जाए, या फिर कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जो हमारी वजह से हो जाए. एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है, एंथ्रोपोजेनिक होता है कि हम लोगों की वजह से कोई ऐसा थ्रेट ना हो जाए उसको कि वो दुनिया से ही ख़त्म हो जाए, उसका एक्सटिंक्शन हो जाए. तो नेचुरल वाले में क्या हो गया, जैसे कोई बहुत ज़्यादा भूकंप आ गया, है ना, अर्थक्वेक आ गए, कहीं फ्लड आ गया. ठीक है, तो इसी तरह से कोई ग्लेशियर आ गया, मतलब कुछ भी. ठीक है, जो नेचर की वजह से आता है. चलिए, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑर्गेनिजम्स को, मतलब ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो भी रही है, इंडिविजुअल्स की डेथ हो भी रही है, लेकिन फिर भी एक स्पीशी कंटिन्यू रहती है दुनिया में, अनलेस एंड अनटिल कि ये सब कोई ऐसी चीज़, ऐसे थ्रेट्स ना आ जाए. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एक जो प्रॉपर्टी है विच इज़ रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स को बनाते हैं. ठीक है, तो इसीलिए रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके बिना स्पीशीज सरवाइव नहीं कर सकती है ज़्यादा देर तक अर्थ पे. ठीक है, एंड दिस इज़ द रीज़न कि इंडिविजुअल्स की डेथ होने के बावजूद भी एक स्पीशी जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती. ठीक है, क्योंकि हर एक स्पीशी, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये फीचर है कि वो अपने जैसे प्रजाति बनाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे बनाता है रिप्रोडक्शन से. ईच इंडिविजुअल लीव्स इट्स प्रोजेनी बाय एसेक्सुअल. और सेक्सुअल मीन्स अब हर एक इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है, वो या तो सेक्सुअल तरीके से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपने जैसे इंडिविजुअल बनाता है, या एसेक्सुअल से बनाता है. अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे वेरिएशंस आती है, इससे हमारे पास नए वेरिएंट्स बनते हैं. अब अगर किसी इंडिविजुअल में, किसी जनरेशन में बहुत वेरिएशंस होंगी तो उससे क्या होता है, उससे उसका सर्वाइवल का एडवांटेज बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है. जैसे सपोज कर लो, एक एग्जांपल से समझते हैं. एक जनरेशन बन रही है. ठीक है, एक जनरेशन है प्लांट्स की, मान लो एक स्पीशी है. ठीक है, अब उसकी जो अगली जनरेशन आई, मान लो वो एक एंजाइम प्रोड्यूस कर रही है, वो उसको सिर्फ नॉर्मल वाटर कंडीशंस में सर्वाइव करने में हेल्प करती है. बट मान लो कि वेरिएशन से बनी हुई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनी हुई एक वैरायटी है हमारे पास प्लांट्स की, या एक स्पीशी है, वो क्या करता है, नॉर्मल वाटर कंडीशन में तो सरवाइव कराएगा ही कराएगा उसको, लेकिन वो क्या कर रहा है, एक एंजाइम के अलावा जैसे मान लो वो और भी कुछ एंजाइम्स बना रहा है. अब वो एंजाइम्स क्या कर रही है,
जैसे ये वाली एंजाइम जो पहली वाली थी, जो दूसरे वाले में भी थी, वो इसको नॉर्मल कंडीशन में सर्वाइव करने में भी हेल्प कर रही है। और वो जो दूसरी वाली है, अगर वाटर की कंडीशन, वाटर जो है उसका अमाउंट बहुत कम भी हो जाता है, ठीक है, ड्रॉट कंडीशंस आ जाती हैं, तब भी वो सर्वाइव करता है क्योंकि उसके पास वो दूसरी एंजाइम है। तो दैट मीन्स ये वेरिएशन की वजह से हो रहा है। तो वेरिएशन की वजह से सिंपली एक इंडिविजुअल या एक स्पीशी या एक वैरायटी का क्या होता है, उसका सर्वाइवल बढ़ जाता है, ठीक है, वो वेरिएबल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकता है। अच्छा, फिर इस यूनिट में आपको बताया जा रहा है, आप रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के, ठीक है, और ह्यूमंस के। तो प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है, बाकी का हमारे लिए ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका नाम याद रखेंगे आप, दिस इज पंचनन महेश्वरी। पंचनन महेश्वरी जो थे, ये इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल में बताऊंगी, बट ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बॉटनिस्ट, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में ये बहुत ज़्यादा जाने माने साइंटिस्ट में से माने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी जो शुरू की, आप देखेंगे, ठीक है, इलाहाबाद से करी हुई है अपनी शुरू की एजुकेशन इन्होंने। उसके बाद ना ये एक अमेरिकन मिशनरी टीचर से बहुत इंस्पायर्ड थे, उनका नाम था डॉक्टर डब्ल्यू डॉजियन, ठीक है। और यहाँ से इनका इंटरेस्ट जो है बॉटनी में बढ़ गया था, और बॉटनी में भी खास करके मॉर्फोलॉजी में, ठीक है, मॉर्फोलॉजी में इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ से आया था। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, इनके टीचर जो थे ना, उन्होंने एक बार कहा था, मतलब इनके सुपरवाइज़र जिनके अंडर इन्होंने पीएचडी करी थी, या इनके टीचर, उन्होंने एक बार बोला था कि मुझे उस दिन बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी जिस दिन मेरा कोई स्टूडेंट मेरे से आगे प्रोग्रेस करेगा, यानी मेरे से ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। तो वो बात ना इनको बहुत ज़्यादा, उनके वर्ड्स ने इनको बहुत एनकरेज किया, और इन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मेरे टीचर के लिए मैं उनको कुछ रिटर्न कर सकूँ, ठीक है। तो फिर ये इतने बड़े, आपने पहले ही मैंने आपको बताया कि फिर ये इतने बड़े, इतना ज़्यादा इन्होंने रिसर्च किया, इतना काम किया कि ही बिकेम वन ऑफ द रिनाउंड बॉटनिस्ट, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड। वैसे इनका काम किस पे था, इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे, यानी एम्ब्रियो कैसे बनता है, ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो भी थे उस पे इन्होंने बहुत काम किया था। और साथ ही साथ देखिए, आपको याद होगा कि टेक्सोनॉमी में हम लोग शुरू में, जैसे जब हम बात करते थे ना आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी तो आपको पता है, टेक्सोनॉमी में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स देखते हैं, फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, फिर हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, और अगर ज़रूरत, अगर वो नया हो तो उसका नॉमेनक्लेचर भी करते हैं, है ना। तो अब लेकिन शुरू में हम इस टेक्सोनॉमी के लिए ना सिंपल सुपरफिशियल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने बोला कि नहीं, हम अलग अलग एस्पेक्ट्स का यूज़ करेंगे, मॉर्फोलॉजी के साथ फाइटोकेमिस्ट्री का भी अब यूज़ करने लगे थे, एम्ब्रियोलॉजी का भी यूज़ करने लगे थे, ठीक है, इकोलॉजी का भी यूज़ करने लगे थे। तो टेक्सोनॉमी में एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करना जो है, इसको पॉपुलराइज किया था पंचनन महेश्वरी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हो सकता है आपको पूछा जाए, ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बॉटनी डिपार्टमेंट था ना, उसको एक इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिसर्च इन्होंने बनाया। इनका रिसर्च एम्ब्रियोलॉजी और साथ साथ टिश्यू कल्चर पे था, ठीक है। तो इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही ऑल्सो एम्फसाइज्ड द नीड फॉर इनिशिएशन ऑफ वर्क ऑन आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियोज, यानी इमेच्योर एम्ब्रियोज को हम आर्टिफिशियली कल्चर कर सकते हैं, इस बारे में भी काम जो है ना इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। तो आज के टाइम पे जो टिश्यू कल्चर है, आप जानते हैं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है साइंस में। हम लोग टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल करते हैं, छोटे से प्लांट के टुकड़े से हम नए प्लांट्स बनाते हैं, एक एक से ज़्यादा, ठीक है। इसको हम कंजर्वेशन में भी यूज़ करते हैं, जैसे एक्स सिटू कंजर्वेशन में भी हम माइक्रो प्रोपेगेशन यानी टिश्यू कल्चर का जो एक पार्ट है, आप बोल सकते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन पे काम किया, इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन पे काम किया, जिनको पूरी दुनिया में इनको सराहा गया इस काम के लिए। ये सब इनके रिसर्च थे, ठीक है। अगर हम इनके फेलोशिप्स की बात करें तो इनको रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने अपनी एक्सीलेंस के लिए इनको अवार्ड दिया, ठीक है ना। इसके अलावा बच्चों, यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है,
इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है बच्चों जनरल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए भी। खास करके एनसीईआरटी ने 1964 में, ये जो किताबें आप एनसीईआरटी पब्लिश करती है ना, जो एनसीईआरटीज आप लोग पढ़ रहे हो, तो एनसीईआरटी एक्चुअल में आपको पता होगा ये एक काउंसिल है, ठीक है ना। तो ये जो काउंसिल है ये क्या करती है, ये बुक्स पब्लिश करती है एनसीईआरटी की मेनली। लेकिन पहली बुक्स जो 1964 में आई थी उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ पंचनन महेश्वरी का था, ये बात आप लोग याद रखेंगे। देखिए ज़रा पढ़ लेते हैं इसको। ही एनकरेज्ड जनरल एजुकेशन एंड मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू स्कूल एजुकेशन बाय हिज लीडरशिप in bringing out the very first textbooks of biology फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल्स। ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए बायोलॉजी की सबसे पहली बुक्स जो पब्लिश की एनसीईआरटी ने, वहाँ पे इनकी लीडरशिप के अंडर किया और इनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन उनमें था। और कौन से ईयर में किया गया इनको पब्लिश पहली बार एनसीईआरटी की बायोलॉजी बुक्स को? 1964 में। ठीक है बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट यूनिट। इसमें क्या बताया जा रहा है, ये जेनेटिक्स और इवोल्यूशन है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने फिर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिक्यूलर पढ़ा था। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या था, वर्क जो मेंडल और उसके बाकी लोगों का जो उसको फॉलो करते थे ना, इसने हमें क्या बताया था बेसिकली। देखो मेंडल का काम क्या था, एक्चुअली मेंडल का काम ये था कि आखिर एक कैरेक्टर एक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे जाता होगा, यानी क्या पैटर्न होता होगा इनहेरिटेंस का, ठीक है ना। तो मेंडल और वो लोग जो उसको फॉलो करते थे, उन्होंने हमें ये आइडिया दिया था कि इनहेरिटेंस का पैटर्न कैसे होता होगा, कैसे जाता होगा कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। लेकिन जो मेंडल ने फैक्टर्स बोले थे ना, उन फैक्टर्स का हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे फिनोटाइप को डिटर्मिन करते होंगे। इट वाज नॉट वेरी क्लियर, है ना, कि क्या क्या होते होंगे ये फैक्टर्स, क्या नेचर होगा इन फैक्टर्स का, केमिकली ये किस चीज़ के बने होंगे और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इसके बारे में मेंडल ने नहीं ना बताया था। तो बात हो रही है जेनेटिक्स और इवोल्यूशन की, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं फिलहाल मेंडल की, कि मेंडल ने हमें फैक्टर्स के बारे में बताया था, लेकिन हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता चल रहा था किसी को भी कि फैक्टर्स हैं क्या, कहाँ है, इनका नेचर कैसा है। तो फैक्टर्स जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो understanding the structure of genetic material and the structural basis of genotype and phenotype conversion became the focus of attention in biology for the next century। कहा जा रहा है जब मेंडल ने हमें इन फैक्टर्स के बारे में बोला ना, तो अब हमें पता तो नहीं चला फैक्टर्स क्या है, इसलिए अब रिसर्च जो अगली पूरी एक सदी तक चली ना, वो बस इस बात पे चली कि आखिर ये फैक्टर्स जो हम बता रहे हैं कि यही कैरेक्टर का जेनेटिक बेसिस है, इनहेरिटेंस का जेनेटिक बेसिस है, हम इसके जेनेटिक मटेरियल के स्ट्रक्चर को समझने में अगली सदी पूरी गुजर गई। ठीक है, यानी अगला जो काम था ना फैक्टर्स के बाद, वो ये था कि हम देखें कि जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा है। अच्छा, ये जीनोटाइप एक्चुअली स्ट्रक्चरली क्या चीज़ है ये जीनोटाइप, और जीनोटाइप की वजह से फिनोटाइप कैसे दिखता है। यानी अगर किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि कुछ मान लो उसका कोई जीनोटाइप है, उसका कोई जेनेटिक मटेरियल है, तो उससे कैसे पता चलता है कि उसका कैरेक्टर कैसे आएगा, उसकी वजह से फिनोटाइप कैसे दिखेगा, यानी वो कैरेक्टर कैसे एक्सप्रेस होगा, हमें नहीं पता था बिल्कुल भी, है ना। तो अगली सदी, नेक्स्ट सेंचुरी जो पूरी बायोलॉजी में थी ना, उसका मेजर अटेंशन, मेजर फोकस जो था ना, इसी चीज़ पे था। जेनेटिक मटेरियल क्या है, फैक्टर्स बेसिकली क्या है, और अगर फैक्टर्स जो है जेनेटिक मटेरियल का पार्ट हैं तो वो बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे जीनोटाइप फिनोटाइप को डिटर्मिन करता है। तो पूरा का पूरा जो एंटायर बॉडी था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, फिर उसके बाद हुआ ये कि इट वाज कॉन्सिक्वेंट डेवलपमेंट विद मेजर कंट्रीब्यूशन, यानी कि जब अब ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आगे जो हमारे पास आया, और जो पूरे का पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो फील्ड था, इसमें जो सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही, वो रही वाटसन की, क्रिक की, जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हमें बताया, नायरनबर्ग की, जिन्होंने हमें सेल फ्री सिस्टम बताया, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हम कैसे, मान लो लैब सेल के बिना कैसे प्रोटीन बनाया जा सकता है, खुराना का, है ना, हरगोबिंद खुराना, जिन्होंने आरएनए बनाना सिखाया, सिंपल वाला होमोपॉलीमर कोपॉलीमर, है ना, कॉर्नबर्ग्स सन, फादर और उनके सन, ठीक है ना। तो कॉर्नबर्ग्स ने वैसे क्या किया था, इनके कई सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, लेकिन ई कोलाई में जो मेजर पॉलीमरेज होती है बच्चों,
ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज की बात कर रही हूँ। तो ई कोलाई में जो मेजर डीएनए पॉलीमरेज होती है, ठीक है, उसको डिस्कवर किया था कॉर्नबर्ग ने। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज को क्या किया था इन्होंने, ही डिस्कवर्ड डीएनए पॉलीमरेज इन ई कोलाई। किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है कॉर्नबर्ग की। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं और किसका कंट्रीब्यूशन बड़ा था, बेंजर। बेंजर ने बोला था कि डीएनए जो है ना, देखिए मैं अगर आपको थोड़ा सा बता दूं कि बेंजर ने क्या कहा था, बेंजर ने कहा था जो जीन है, इनका बहुत सारी रिसर्च थी पर जो मेन पॉइंट है मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने कहा था जीन इज ए डिविजिबल यूनिट, यानी इसको डिवाइड किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो अगर मान लो कि मुझे बेंजर के बारे में कोई खास बात बतानी हो, हमें पहले लगता था कि जीन को जो है ना हम डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, ये इनडिविजिबल जो है चीज़ है। लेकिन बेंजर ने बोला था कि नहीं, ये एक डिविजिबल यूनिट है जो कि न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा मोनार्ड, जैकबर्ड मोनार्ड, ये वाला तो आपको पता ही है ना, लैकोपोरॉन वाला। इसके अलावा ब्रेनर, ठीक है, तो ये भी एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे बच्चों। तो इनका भी काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन, खास करके ब्रेनर की अगर मैं बात करूं। ठीक है, ब्रेनर ने वैसे क्या किया हुआ था, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। जैसे इसने बोला था कि जो एमआरएनए को डिस्कवर किया था सबसे पहले, तो इन्होंने बोला था कि मैसेंजर आरएनए होता है, और ये बोला था कि डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन, यानी डीएनए और राइबोसोम्स के बीच में जो आता है दैट इज एमआरएनए, यानी डीएनए की इन्फॉर्मेशन एमआरएनए में कन्वर्ट होती है और फिर एमआरएनए के साथ राइबोसोम्स लग के प्रोटीन बनता है। इस कड़ी को, ये जो बीच की कड़ी है ना, इसको सॉल्व किया था ब्रेनर ने। ठीक है ना, तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था ये। तो इस तरह से बहुत सारे और भी जो है साइंटिस्ट थे बच्चों, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे, जिनका कंट्रीब्यूशन रहा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को एक बड़ा फील्ड बनाने में। ठीक है, तो एक पैरेलल प्रॉब्लम जो खास करके टैकल हो रही थी साथ साथ में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ साथ में, दैट वाज कि इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, इंसान कैसे बना होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे आए होंगे, कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले आया होगा, फिर कैसे उससे इवोल्यूशन हुआ होगा। ठीक है ना, तो अवेयरनेस इन द एरियाज ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स हैव एनरिच्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। तो फिर आपको क्या कहा जा रहा है कि फिर जो मॉलिक्यूलर लेवल पे हमने जेनेटिक्स का स्टडी किया अच्छे से, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी कौन किस चीज़ का बना है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कि जैसे आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, एक ऐसा फील्ड जिसको आप इन्फर करने के लिए, कुछ जैसे मान लो आप कुछ इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो ना, तो आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, उससे आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिलती है बायो, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, खास करके जैसे कि या क्या ये पुरानी ही स्पीशी है या फिर ये कोई नई स्पीशी है। ठीक है, जैसे आप बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी स्पीशीज डिस्कवर करी है, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का इस्तेमाल करके आप बता सकते हो कि ये किसके साथ जा रही है, किसके साथ लिंक्ड है, किसके साथ सिमिलैरिटी शो कर रही है। ठीक है, तो कह रहे हैं ये तीनों चीज़ें जब इस्तेमाल की गई तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स जो है ना हमारा काफ़ी एनरिच हुआ, स्ट्रांग हुआ अब हमारा ये फील्ड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपने स्ट्रक्चर और फंक्शनल डीएनए का पढ़ा और बाद में इवोल्यूशन। तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा फ्रांसिस क्रिक और वॉटसन के बारे में। ठीक है, वॉटसन कौन थे, बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। हाँ, इनको एक बर्ड वॉचिंग का बहुत इंटरेस्ट था इनको। ठीक है, और यहीं से उनको जेनेटिक्स में बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आया था। इसके अलावा जो है इनका जो काम था, इनकी जो पीएचडी थी, रिसर्च थी, वो हार्ड एक्सरेज ऑन बैक इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरेज ऑन बैक्टीरियोफाज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये इनका रिसर्च टाइटल था। ठीक है, तो मतलब इन्होंने भी थोड़ा एक्सरेज पे काम किया हुआ था कि एक्सरेज का क्या असर रहता है बैक्टीरियोफाज, जो कि एक वायरस है, उसको मल्टीप्लिकेशन में, उसकी मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है ना, अच्छा ये जो वॉटसन थे ना, ये क्रिक से मिले थे जब, तो इनको पता चला कि जो जो क्रिक है उनका और मेरा इंटरेस्ट सेम सेम है। ये दोनों का इंटरेस्ट ये था कि ये डीएनए के स्ट्रक्चर को सॉल्व करना चाहते थे, ये जानना चाहते थे कि डीएनए कैसा है, स्ट्रक्चर उसका कैसा है, वो किस चीज़ का बना है।
इनका पहला सीरियस एफर्ट जो था ना, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया था उतना, वो अनसेटिस्फैक्ट्री था, सेटिस्फैक्ट्री उनको रिजल्ट नहीं मिला था। लेकिन जो दूसरा अटेम्प्ट, दूसरी कोशिश इन्होंने जब की थी, जब इन्होंने काफ़ी रिसर्च करी, जब इन्होंने काफ़ी लिटरेचर पढ़ा, बहुत सारे लोगों का मानना है कि रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस ने जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न डीएनए का बताया था ना, वो जब उन्होंने पब्लिश किया, तो उसके बाद इनको वो जो कड़ी एक रहती थी इनकी रिसर्च में, वो इनको मिल गई। और फिर इन्होंने प्रपोज कर दिया 19 मार्च 1953 में। क्या प्रपोज किया इन्होंने? कॉम्प्लीमेंट्री डबल हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए फिर वॉटसन और क्रिक ने दे दिया था। ठीक है बच्चों, क्रिक जो थे ना, उनका जो पीएचडी था, उसका जो टाइटल था दैट वाज एक्सरे डिफ्रैक्शन। देखो, इस इनका काम भी एक्सरे डिफ्रैक्शन था, पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, यानी पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स का एक्सरे डिफ्रैक्शन इनका काम था। तो इनको अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ से हमारा कोई ज़्यादा वो नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्रिटिकल इन्फ्लुएंस इन क्रिक्स कैरियर वॉज हिज फ्रेंडशिप विद जेडी वॉटसन। वॉटसन जो थे ना, वो काफ़ी यंग थे, वो सिर्फ 23 ईयर्स ओल्ड थे। ठीक है, और दोनों ने, लेकिन वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इन्होंने डीएनए का दिया, और रेप्लिकेशन स्कीम भी हल्की सी इन्होंने बताई थी। जैसे इन्होंने थोड़ा सा बोला था कि डीएनए अपनी कॉपीज बनाता होगा और शायद सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म से बनाता होगा। हालांकि बाद में मैसेल्सन और स्टॉल ने इसको क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे इनको भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, बहुत सारे ऑनर्स मिले थे। जैसे क्रिक को क्या मिला था, वॉटसन, अच्छा दोनों को मिला है, वॉटसन विद क्रिक। जैसे जॉन कॉलिंस वारन प्राइज मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में, ठीक है, लैस्कर अवार्ड मिला है, रिसर्च कॉरपोरेशन प्राइज मिला है, ठीक है, रिसर्च कॉरपोरेशन प्राइज मिला है। ठीक है, तो इसके अलावा सबसे बड़ी बात, इनको 1962 में, ये आप लोग याद रखेंगे, 1962 में बच्चों नोबेल प्राइज इनको मिला है। लेकिन किस किस को, मैं आपको बता दूं, 1962 में जो नोबेल प्राइज इनको मिला है, ठीक है, वो 3 लोगों को मिला। ठीक है, एक तो वॉटसन को, दूसरा क्रिक को, और तीसरा मॉरिस विल्किंस को। ठीक है, मॉरिस विल्किंस वही थे जिन्होंने रोजालिंड फ्रैंकलिन के साथ मिलकर एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न दिया था डीएनए का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रोजालिंड फ्रैंकलिन को फिर क्यों नहीं मिला। वो इसलिए क्योंकि रोजालिंड फ्रैंकलिन की तब तक डेथ हो चुकी थी और नोबेल प्राइज पोस्टह्यूमसली नहीं दिया जाता। ठीक है बच्चों, चलिए जी, ये सब हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट जो हमारा है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, देखो अब इसमें क्या समझाया जा रहा है आपको, बहुत सिंपल है। बायोलॉजी को हम मानते हैं कि ये यंगेस्ट है, नेचुरल साइंसेज में से ये यंगेस्ट है। लेकिन कौन से नेचुरल साइंसेज? ठीक है, इट इज़ यंगेस्ट ऑफ द फॉर्मलाइज्ड डिसिप्लिन। देखो, नेचुरल साइंस हमने 11th वाले डिस्कशन के दौरान बोला था कि इसको हम नेचुरल साइंस का ही पार्ट मानते रहे काफ़ी देर। लेकिन नेचुरल साइंस के भी बहुत सारे डिसिप्लिन्स थे, और उसके जो फॉर्मलाइज्ड डिसिप्लिन्स थे या मॉडर्न डिसिप्लिन्स थे, ठीक है, उसमें से सबसे नया, सबसे यंग बायोलॉजी को माना जाता है। क्योंकि बायोलॉजी की मॉडर्नाइजेशन काफ़ी देर से हुई, क्योंकि माइक्रोस्कोप काफ़ी देर से आई। पहले माइक्रोस्कोप नहीं थी, बाकी चीज़ें नहीं थी। हालांकि बायोलॉजी को हम नेचुरल साइंस मान रहे थे, लेकिन उसको स्टडी करने के लिए जो हमें साधन चाहिए था, वो काफ़ी देर से आया। इसलिए फॉर्मलाइज्ड डिसिप्लिन्स में से ये यंगेस्ट है, अदरवाइज ये बहुत पुराना है। ठीक है, फिर क्या बताया जा रहा है आपको कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो है ना, बहुत ज़्यादा तरक्की बहुत तेज़ी से हुई है बायोलॉजी के कंपैरिजन में। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो एप्लीकेशंस हैं डेली लाइफ में, वो हमें काफ़ी दिख रहे थे, वो काफ़ी विजिबल थे कि बड़ा बड़ा ये फ़ायदा है फिजिक्स का, ये फ़ायदा है बायोलॉजी का, सॉरी ये फ़ायदा है केमिस्ट्री का देन दैट ऑफ बायोलॉजी। लेकिन बायोलॉजी के बारे में हमें एग्जैक्ट चीज़ें, एग्जैक्ट नॉलेज और इसके बारे में बूस्ट कब मिला? वो मिला 20th सेंचुरी में, या मतलब 20th सेंचुरी में थोड़ा सा, लेकिन सर्टेनली मतलब बिल्कुल फिर कहाँ पे मिला? 21st सेंचुरी में। यानी 20th सेंचुरी में भी थोड़ा सा, और 21st सेंचुरी में तो बहुत बहुत ज़्यादा एविडेंस हमें यहाँ से मिल गया कि भाई बायोलॉजिकल साइंस का कितना इम्पोर्टेंस है। कैसे?
ऐसे कि हमें बायोलॉजिकल नॉलेज पता चल गया कि हमें ये ह्यूमन वेलफेयर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है, या कर रहा है। हेल्थ सेक्टर की बात हो या एग्रीकल्चर की बात हो, बात समझ आ रही है कि यानी कि शुरू में फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, बायोलॉजी उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था, ठीक है। लेकिन काफ़ी देर से हमें पता चला कि नहीं, बायोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम हेल्थ सेक्टर की बात करें चाहे एग्रीकल्चर की बात करें। खास करके ये बात हमें कब पता चली, कब रियलाइज़ हुई, जब डिस्कवरी हुई एंटीबायोटिक्स की, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी, ठीक है। इसके अलावा जब हमने प्लांट डिराइव्ड ड्रग्स जो है, सिंथेटिक प्लांट डिराइव्ड ड्रग्स हमने बनाए। सिंथेटिक प्लांट डिराइव्ड ड्रग्स क्या होता है? प्लांट से ड्रग्स निकाल के उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं? जैसे जो पेन रिलीवर्स होते हैं, पेन किलर्स एंड ऑल। तो जब ये सब डिस्कवरीज हुई ना, इन्होंने ना सिर्फ मेडिकल साइंस को, मेडिकल प्रैक्टिस को जो है उसमें तहलका मचा दिया, बल्कि ह्यूमन हेल्थ में भी इतनी सारी चेंजेस लाई। पहले जहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होती थी इंसान की, यानी इंसान ज़्यादा देर नहीं जी पाते थे इन द सेंस, जब उनको कोई इन्फेक्शन हो जाता था, कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, तो हमारे पास कोई साधन ही नहीं था, ना तो उसको पता करने का कि क्या बीमारी हो गई है, कौन सी प्रॉब्लम हो गई है, और ना उसका इलाज था। लेकिन अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि इंसान का जीवित रहने का जो टाइम है, वो अब ड्रामेटिकली चेंज हो गई थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी लेकिन अब वो बढ़ गई थी, क्योंकि ओवर द ईयर्स अब हमें बहुत सारी चीज़ें जो है पता चल गई थी। एंटीबायोटिक्स आ गए थे, ठीक है, एनेस्थेटिक्स आ गए थे, बहुत सारी ड्रग्स, दवाइयाँ हमारे पास आ गई थी, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, फूड प्रोसेस, अब हमने एग्रीकल्चर में भी अलग अलग नई नई प्रैक्टिसेस करनी शुरू कर दी थी, है ना। उसमें चेंजेस आ गई थी, इम्प्रूवमेंट्स आ गई थी फूड प्रोसेसिंग में। अब हम रॉ मटेरियल से अलग अलग नए नए प्रोडक्ट्स बनाने लग गए थे। और डायग्नोस्टिक्स, यानी कि अब हमें डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। मतलब अब डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए भी हमारे पास साधन आ गया था, ठीक है। तो दे हैव ब्रॉट सोशियो कल्चरल चेंजेस इन ह्यूमन कम्युनिटी। तो इंसानों की कम्युनिटी में अब बहुत सारे सोशल और कल्चरल चेंजेस आए। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब बहुत सारी नई चीज़ें आ गई, एग्रीकल्चर की नई प्रैक्टिसेस आ गई, फूड प्रोसेसिंग आ गया, बीमारियों को डायग्नोज करने लगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये अब आपने फिर इन चैप्टर्स में पढ़ा, ठीक है। दिस वॉज अबाउट द इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हमें किसके बारे में बात करनी है? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इट इज़ MS स्वामीनाथन, ठीक है बच्चों। ही वॉज फ्रॉम तमिलनाडु, ठीक है। जो मेन चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में इंडिया में काम किया है, इंडिया के बाहर भी काम किया है, और ये बहुत बड़े एक्सपर्ट थे जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में, ठीक है। तो स्कूल ऑफ साइटोजेनेटिक्स और रेडिएशन रिसर्च जो थी ना, जो IARI, क्या IARI एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी के अंदर ये एक रिसर्च सेंटर था, ठीक है। इस रिसर्च सेंटर ने, या आप याद रख सकते हैं IARI ने क्या किया, स्वामीनाथन और उसकी टीम को बोला कि आप लोग राइस की, बासमती राइस की हाई यील्डिंग वैरायटी बनाए, यानी जिसमें बहुत सारा राइस बने, ठीक है। हाई यील्डिंग मतलब जिसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो। तो एक इनको बोला कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी जल्दी बनाने वाली हाई यील्डिंग वैरायटीज आप राइस की बनाइए, और खास करके वो कैसी होनी चाहिए, बासमती राइस सेंटेड, यानी कि उसमें फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, वो बड़ी खुशबूदार होनी चाहिए, ठीक है। एंड ही इज ऑल्सो नाउन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप कैफेटेरिया। एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, क्रॉप कैफेटेरिया। क्रॉप कैफेटेरिया क्या है? मतलब प्लॉट्स जो हैं, आप क्रॉप्स लगाइए एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स में, ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। क्रॉप स्केड्यूलिंग, यानी कि कौन सी क्रॉप के सीड्स किस सीजन में सोव करने हैं, कैसे सोव करने हैं, कैसे पानी देना है, कितना देना है, पूरा स्केड्यूल एक क्रॉप का, ठीक है। तो क्रॉप स्केड्यूलिंग, कब हार्वेस्ट करना है, एवरीथिंग। इसके अलावा जेनेटिक इम्प्रूवमेंट जो है, यानी जेनेटिकली हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं क्रॉप्स को, ताकि यील्ड और क्वालिटी बढ़ सके, ठीक है। ये सब काम इन्होंने किए थे। तो खास करके ये राइस वाला आप लोग याद रखेंगे कि बासमती राइस, जो कि एक तो राइस जिसमें ज़्यादा बन रहा है, हाई यील्डिंग है, और साथ ही साथ बड़ा उसमें फ्रेग्रेंस भी है, बासमती राइस वाला। तो स्वामीनाथन ने क्या किया था, इनिशिएटेड कोलैबोरेशन विद नॉर्मन बोरलॉग, which culminated in the Green Revolution,
थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्सिकन वेराइटीज ऑफ व्हीट इन इंडिया। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे एनसीईआरटी के द्वारा कि स्वामीनाथन ने क्या किया था, नॉर्मन बोरलॉग जो थे ना उनके साथ एक कोलैबोरेशन किया था, और इट दिस एंडेड इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन, और जिसमें इन्होंने इंडिया में मैक्सिको से लाई हुई हाई यील्डिंग वेराइटीज व्हीट की इंट्रोड्यूस की थी। बच्चों नॉर्मन बोरलॉग को हम मानते हैं कि दिस इज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन पूरी दुनिया में, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन ये जो एम एस स्वामीनाथन है, इनको हम बच्चों मानते हैं कि ही इज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ठीक है, जीआर लिख रही हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इनको माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, और आपसे पूछा जा सकता है बताओ ऐसा कौन सा क्रॉप था जिसमें रेवोल्यूशन लाया गया था, या कौन सी वैरायटी थी हाई यील्डिंग वैरायटी जो बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्शन दे रही थी, वो थी वीट की वैरायटी, और वो कहाँ से लाई गई थी, ये लाई गई थी मैक्सिको से। तो आप लोग ये बात याद रखेंगे, ठीक है। एंड दिस वॉज हाईली रिकग्नाइज्ड एंड अप्रिशिएटेड। ये जो इन्होंने कदम उठाया था ना, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ इन्होंने मैक्सिको से लाई थी, नॉर्मन बोरलॉग के साथ कोलैबोरेट किया था, और फिर इंडिया में एक रिवोल्यूशन आ गया था वीट ग्रेन्स को लेकर के। क्योंकि देखो यहाँ एक टाइम था जब पॉपुलेशन, अब वैसे भी आप जानते हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है ना, फूड सिक्योरिटी के इश्यूज हो रहे हैं, तो उस टाइम पे भी थे तो एक रिवोल्यूशन कि हम कैसे इतनी सारी पॉपुलेशन को खाना खिलाएंगे, कैसे हम कोप अप करेंगे इस चीज़ के साथ। तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया कि वीट की जो वेराइटीज़ थी वो यहाँ पे लेके आए, हाई यील्डिंग वेराइटीज़, एंड इट वॉज अ काइंड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ओवर हेयर। तो इनके इस काम को बहुत अप्रिशिएट किया गया, तभी इनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लैब टू लैंड, यानी इनने कुछ प्रोग्राम्स चलाए, एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स इनिशिएट किए। लैब टू लैंड यानी लैब में जो चीज़ आप कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसको ज़मीन तक पहुंचाइए, लैंड तक पहुंचाइए, फील्ड तक पहुंचाइए, ठीक है ना। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी, मैंने आपको अभी समझाया कि जैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो सभी पॉपुलेशन के लिए फूड सिक्योरिटी कहाँ पर है, ठीक है ना। तो फूड सिक्योरिटी, उसके लिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अच्छी अच्छी होनी चाहिए, एंड सेवरल अदर एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स इन्होंने चलाए। तो फूड सिक्योरिटी, लैब टू लैंड, एंड दीज वर द इनिशिएटिव्स ऑफ एम एस स्वामीनाथन। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखेंगे कि एम एस स्वामीनाथन जो थे, इनको इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड्स, प्रेस्टिजियस अवार्ड्स जिसको हम बोलते हैं, वो मिला था, दैट वाज पद्म भूषण, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने इनको फेलोशिप दी है, पर इनको पद्म भूषण अवार्ड इंडिया में मिला है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस इज अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा सा मैं बताऊंगी आपको कि एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, रेनी डेस्कर्ट्स, ठीक है ना। इनके टाइम से ही, वो एक फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे और बायोलॉजिस्ट थे 17th सेंचुरी में। उनके टाइम से सभी जो ऑल ह्यूमन नॉलेज, स्पेशली नेचुरल साइंसेज, वर डायरेक्टेड टू डेवलप टेक्नोलॉजीज विच एड टू द क्रिएचर कंफर्ट्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एज ऑल्सो वैल्यू टू ह्यूमन लाइफ। ये सिंपली क्या बात बता रहा है कि उनके टाइम से, इनके टाइम से, ठीक है, एवर सिंस द डेज ऑफ रेनी डेस्कर्ट्स, जो कि एक फिलोसोफर थे, फ्रेंच थे, फ्रांस के, ठीक है, मैथमेटिशियन, बायोलॉजिस्ट, इसके टाइम से ही क्या हुआ था कि ह्यूमन जो नॉलेज है ना, कि ठीक है हमने नॉलेज गेन कर लिया, हमारे पास बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन इस नॉलेज को ना थोड़ा सा आप इस तरह से करिए कि आप इस नॉलेज से कोई टेक्नोलॉजी बनाइए, ताकि उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप कर सकें इंसानों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन कंफर्ट के लिए, ठीक है। तो जो पूरा का पूरा अप्रोच था टू अंडरस्टैंडिंग नेचुरल फिनोमिना बिकम एंथ्रोपोसेंट्रिक। मतलब जब ये फिर से बात हो गई ना कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए करिए, जो भी नॉलेज गेन किया है आपने, मान लो आपने बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी नॉलेज अब गेन कर लिया है ना। पहले हमने बोला था कुछ सोसाइटीज एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू रखती थी, बोलती थी बस इंसानों के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, काफ़ी है। फिर पता चला नहीं भाई, बाकी भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी बात फिर वही आ गई कि इन्होंने जब बोला ना कि जो भी आपने अब नॉलेज गेन करी है ना, उसको फिर से इंसानों के वेलफेयर के लिए लगाइए। अगर आपने किसी माइक्रोब के बारे में नॉलेज गेन किया है, तो फिर से उस नॉलेज को कोई टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करिए। जैसे आप जानते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह काम करने लगे हैं, बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो इट इज़ अबाउट बायोटेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, ठीक है ना।
तो यानी कि फिर से हमारा जो चीज़ है, जो नेचुरल फिनोमिना की अंडरस्टैंडिंग है, ये फिर से कहाँ की तरफ चली गई, फिर से ये एंथ्रोपोसेंट्रिक बन गई। यानी कि आपने इतनी सारी नॉलेज तो गेन कर ली, बट इट इज़ ओनली दिस नॉलेज इज ऑल्सो फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग्स। अगेन एंथ्रोपोसेंट्रिक आपका व्यू आ गया यहाँ पे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है, इट गेव राइज टू इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजीज एंड इंडस्ट्रीज विच ऑल वर्कड फॉर ह्यूमन कंफर्ट एंड वेलफेयर। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री ने क्या किया, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजीज, इंडस्ट्रीज वगैरह बन गई ह्यूमन कंफर्ट के लिए, है ना। द मेजर यूटिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड, अब बायोलॉजिकल वर्ल्ड की जहाँ तक बात है, तो इसका मेजर यूज क्या था, एज अ सोर्स ऑफ फूड, कि हम सब खाना कहाँ से खाएंगे, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी 20th सेंचुरी में, ठीक है, 20th सेंचुरी ऑफशूट ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी changed our daily life as its products brought qualitative improvement in health and human food production। क्या बोला जा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी जिसको हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ऑफशूट कह रहे हैं, ऑफशूट मतलब ब्रांच, ठीक है, मॉडर्न बायोलॉजी की एक ब्रांच की फॉर्म में एक फील्ड आया जिसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसने हमारे लाइफ को बदल के रख दिया। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए, बहुत सारी मतलब जिससे क्वालिटी इंप्रूव हो गई, हेल्थ की भी और फूड प्रोडक्शन की भी, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स जो अंडरलाइंग थे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस में एंड सम एप्लीकेशंस, नाउ दे वर हाईलाइटेड। आपने ये जोलॉजी में पढ़ रखा होगा सारा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में सारी चीज़ें। तो दिस वाज अबाउट इट्स इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। वैसे भी आपको जोलॉजी में ही पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे मेन मेन चीज़ देखेंगे, जो बॉयर थे, हर्बर्ट बॉयर, ठीक है, कोहेन और बॉयर के बारे में आपने बात करी होगी, ठीक है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इनिशिएट की है इन्होंने। खैर इनके बारे में जो मेन बात है वो क्या थी, वो ये है कि जो बॉयर है, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ही परफॉर्म स्टडीज ऑन अ कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ई कोलाई की रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पे काम किया था, ठीक है, जिनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी। आपको पता है एंडोन्यूक्लियसेस डीएनए को बीच में से काटती हैं और काटने के बाद स्टिकी एंड्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। जैसे मान लो इस डीएनए को काटा तो इधर से स्टिकी एंड जो है हमें दे दिया। अब स्टिकी एंड बनाने से क्या होता है कि दूसरे का भी स्टिकी एंड होगा, तो दोनों का जुड़ने में, ठीक है, दोनों पीसेस ऑफ डीएनए को जुड़ने में हेल्प हो जाती है, आसानी से जुड़ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोहेन जो था, ठीक है, वो अभी कोहेन के बारे में, बॉयर के बारे में बात हो रही थी, तो कोहेन ने क्या किया था, जो प्लाज्मिड्स होते हैं उन पे स्टडी करी थी, ठीक है, और ये बोला था कि ये बैक्टीरिया के अंदर उसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे हैं बैक्टीरियल सेल में, है ना, और इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है दे कैन रेप्लिकेट ऑटोनॉमसली। वो जीनोमिक डीएनए पे उनका रेप्लिकेशन डिपेंड नहीं करता है, दे कैन रेप्लिकेट बाय देयर ओन, क्योंकि उनके पास अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है ना, ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं। कोहेन ने फिर क्या किया, ही डेवलप्ड द मेथड ऑफ रिमूविंग दीज प्लाज्मिड्स। अब कोहेन ने ही क्या किया था, इन प्लाज्मिड्स को हम कैसे बैक्टीरिया से निकाल सकते हैं, ठीक है, और वापस कैसे री इंसर्ट कर सकते हैं दूसरे सेल्स में, है ना। अच्छा, कंबाइनिंग दिस प्रोसेस विद द डीएनए स्प्लाइसिंग। अब इस प्रोसेस को, प्लाज्मिड निकालना और प्लाज्मिड इंसर्ट करने के प्रोसेस के बारे में जब इनको पता चल गया, ठीक है, तो उसके बाद जब इन्होंने इसी को डीएनए स्प्लाइसिंग के साथ जोड़ के इस चीज़ को, इट एनेबल्ड बॉयर एंड कोहेन टू रिकम्बाइन सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। यानी सिंपली यहाँ से वजूद आया, यानी कि यहाँ से इनिशिएट हुआ एक नया और बहुत ही अच्छा प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, ठीक। तो जिसमें आप डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशंस में आप डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट द डीएनए इन बैक्टीरियल सेल्स, आपको ये सब चीज़ें पता है जब आप क्लोनिंग करते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पर हम कैसे स्पेसिफिक प्रोटीन बना सकते हैं, या अपना कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ दिस इज द लास्ट वन, कि इकोलॉजी में आपको क्या बताया जा रहा है कि डाइवर्सिटी इज नॉट ओनली ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट ऑल्सो कंटेंट ऑफ बायोलॉजी बुक्स। यानी कि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फीचर नहीं है, बट ये बायोलॉजी बुक का भी फीचर है। हमेशा बायोलॉजी बुक में आप डाइवर्सिटी पढ़ते हैं। डाइवर्सिटी इज प्रेजेंटेड ईदर या तो बॉटनी या तो जोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, या फिर कभी कभी हम बायोलॉजी को क्लासिकल बायोलॉजी और मॉडर्न बायोलॉजी में भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हम मॉडर्न बायोलॉजी यानी लेटर की बात करें, तो ये एक यूफेमिज्म है। यूफेमिज्म क्या होता है? यूफेमिज्म मतलब सिनोनिम,
यानी वन एंड द सेम थिंग है, यूफेमिज्म है फॉर मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी। यानी आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलो या मॉडर्न बायोलॉजी बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो दिस इज यूफेमिज्म फॉर मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी। Luckily, we have many threads that weave the different areas of biological information into a unifying discipline। ठीक है, अब मैं एक चीज समझाती हूँ आपको। ठीक है, सपोज करो दिस इज बायोलॉजी। ठीक है, अब बायोलॉजी एक बहुत बड़ा फील्ड है, इसके अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आता है। ठीक है, मान लो ये एक धागा है, ये दूसरा धागा है, बहुत सारे धागे हैं, लेकिन ये सारे धागे को यूनिफाई कौन कर रहा है, जोड़ कौन रहा है, बायोलॉजी है। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की ही बात हो रही है। लेकिन इसी में जैसे आप किसी को बोल रहे हो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, किसी को आप बोल रहे हो ये जेनेटिक्स है, किसी को आप बोल रहे हैं ये बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, किसी को आप बोल रहे हैं ये इकोलॉजी है, ठीक है। लेकिन देखा जाए, अगर मैं ऐसे मान लूं कि ये सब धागे हैं, ठीक है, ये सब धागे हैं जिनको जोड़ जोड़ कर बायोलॉजी बना। वही ये समझाने की कोशिश कर रहा है, बता रहा है आपको कि लकीली हमारे पास बहुत सारे थ्रेड्स हैं जिनको वीव वीव होता है बुनना, वीव किया है, ठीक है, वीव द डिफरेंट एरियाज ऑफ बायोलॉजी। यानी कि वो सारे थ्रेड्स जो हैं डिफरेंट एरियाज हैं बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के, और वो एक यूनिफाइंग प्रिंसिपल की तरफ चले जाते हैं। यानी कि मेन चीज़ वही है, सारे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। और इकोलॉजी इन्हीं में से एक थ्रेड है जो हमें हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव फिर बताता है बायोलॉजी का। हॉलिस्टिक क्या होता है, कंप्लीट पर्सपेक्टिव बायोलॉजी का बताता है। क्यों? क्योंकि देखो, जेनेटिक्स जो है आपको जीन्स के लेवल की बात बताएगी, लेकिन एक हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं बताएगी। मॉलिक्यूलर जो है वो आपको डीएनए के, आरएनए के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, वाइटामिन्स के बारे में बताएगी, लेकिन वो भी एक हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं है। लेकिन इकोलॉजी जो है ना, वो आपको एक इंडिविजुअल के बारे में ही नहीं, बल्कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे बीच में क्या इंटरेक्शन है, एक पॉपुलेशन के अंदर क्या इंटरेक्शन है, डिफरेंट पॉपुलेशंस के बीच में क्या इंटरेक्शन है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में क्या है, और इकोसिस्टम के बीच में क्या है। यानी कि ये एक बड़े स्तर की बात हो रही है, इसीलिए ये एक हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव है बायोलॉजी का। तो द एसेंस ऑफ बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, यानी जो बेसिस है, आप बेसिक चीज़ है बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग का, इट इज़ टू नो हाउ ऑर्गेनिजम्स वाइल रिमेनिंग एन इंडिविजुअल interact with other organisms and physical habitats as a group, and hence behave like organized wholes, that is population, community, ecosystem, or even as the whole biosphere। क्या बोलना चाह रहा है, ब्यूटी या जो बेसिस, एक्चुअली बेसिस जो है, बेसिक चीज़ जो है बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में, वो ये है कि ये जानना कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रख के, ठीक है, वाइल रिमेनिंग एन इंडिविजुअल, मतलब अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रख के वो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरैक्ट करता है, म्यूचुअलिज्म से, किसी भी तरीके से, है ना, कॉमेंसलिज्म से, प्रेडेशन से वो इंटरैक्ट कर रहा है, और अपने फिजिकल हैबिटेट के साथ भी इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है, और एज ए ग्रुप, ठीक, एंड हेंस बिहेव लाइक ऑर्गेनाइज्ड होल्स, और एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम की तरह बिहेव करता है। जैसे क्या ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, यानी एक इंडिविजुअल, एक पॉपुलेशन के अंदर उसकी एक अलग अलग पहचान है, वो एक पूरा इंडिविजुअल है, उसकी अलग पहचान है, वो उसका अलग इंडिविजुअलिटी है, लेकिन फिर भी वो एक पॉपुलेशन बना रहा है, फिर भी वो पॉपुलेशंस एक कम्युनिटी बना रही है, और कम्युनिटी बन के रह रहे हैं, एक इकोसिस्टम बन के रह रहे हैं, बल्कि पूरा बायोस्फीयर ही एक सिस्टम की फॉर्म में रह रहा है। लेकिन इसके अंदर हर एक इंडिविजुअल, हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक इंडिविजुअलिटी है, उसको उसने मेंटेन किया हुआ है, वो मिक्स नहीं हो गया है हर चीज़ के साथ, ठीक है ना, ये समझाने की कोशिश कर रहा है। सो इकोलॉजी जो है, इट एक्सप्लेन्स अस ऑल दीज थिंग्स। ये जो इंटरैक्शंस की बात हो रही थी, सो अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ दिस इज द स्टडी ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एक खास एस्पेक्ट इकोलॉजी में ये भी पढ़ा जाता है कि बताओ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, खास करके ह्यूमन बींग्स की वजह से, यानी एंथ्रोपोजेनिक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इंसानों की वजह से कैसे एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है,
कैसे सोशियो पॉलिटिकल कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं, जैसे आप लोग जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, कोई कंट्री ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड, कोई कम कर रही है, ठीक है। फिर वहाँ सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज बहुत सारे हो रहे हैं, ठीक है। कोई कहता है कि कार्बन क्रेडिट्स का ऐसे कर दो, या हम तो डेवलपिंग कंट्री है, हम क्या करें, हमें तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फिर डेवलप्ड कंट्री जो है वो अपने अलग चीज़ों में लगी रहती है। तो दीज आर सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज जो इसकी वजह से रेज होते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि जैसे एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है अलग तरीके से, पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, खास करके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। क्लियर। तो ये यूनिट हमें यही सब चीज़ें समझाता है। तो एक आखिरी साइंटिस्ट देख लेते हैं, रामदेव मिश्रा जी। ये कौन थे? ये इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, ठीक है। तो इनके बारे में कोई ख़ास चीज़ जो हम बताएंगे आपको, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, टीचिंग और रिसर्च एस्टैब्लिश किया था इकोलॉजी में एट द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। बीएचयू में इन्होंने एस्टैब्लिश किया था टीचिंग और रिसर्च इन इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी में टीचिंग और रिसर्च इन्होंने स्टार्ट की थी बीएचयू में, ठीक है बच्चों। हिज रिसर्च लेड द फाउंडेशंस फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रॉपिकल कम्युनिटीज़, जो हाई टेम्परेचर पे रहने वाले, ट्रॉपिक्स में रहने वाले कम्युनिटीज़ हैं, उन पे काम किया था, उनको अंडरस्टैंड कर रहे थे, यानी उनका रिसर्च उस पे था कि क्या फाउंडेशन है, क्या कारण है, या क्या क्या रीज़न है, ठीक है ना। और उनका सक्सेशन कैसे होता है, सक्सेशन आपके सिलेबस में तो नहीं था, बट आई होप आपको पता हो सक्सेशन क्या होता है, कि एक कम्युनिटी के बाद दूसरी कम्युनिटी आ जाती है और फाइनली एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है। और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं, प्लांट पॉपुलेशन यानी प्लांट एनवायरनमेंट के हिसाब से कैसे रिस्पॉन्ड करता है, प्रोडक्टिविटी के बारे में इन्होंने रिसर्च किया है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में किया है, लेकिन ट्रॉपिक्स में, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। तो ट्रॉपिक्स में भी, फॉरेस्ट में भी काम किया है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में भी काम किया है। अच्छा, इन्होंने, मिश्रा जी ने फॉर्मुलेट किया है फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन इकोलॉजी इन इंडिया। आपको पता है जो पीजी करते हैं ना, मास्टर्स जो करते हैं, एमएससी इकोलॉजी जो लोग करते हैं, तो इन्होंने ही फॉर्मुलेट किया था, इन्होंने ही बताया था, या इन्होंने ही शुरू किया था पहला पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, ठीक है। कि पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन के बाद जो आप लोग मास्टर्स करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इकोलॉजी का इंडिया में इन्होंने स्टार्ट किया था। इन्होंने तक 50 से ज़्यादा स्कॉलर्स की पीएचडी करवाई है, ठीक है, उनको सुपरवाइज किया है, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करी हैं, ठीक है। खास करके जो इकोलॉजी की टीचिंग और रिसर्च है ऑल अक्रॉस द इंडिया, इन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें काम किया हुआ है। इनको बहुत सारी फेलोशिप्स मिली हैं, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से मिला है इनको, संजय गांधी, प्रेस्टिजियस संजय गांधी अवार्ड भी मिला है इनको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में। और इनके इतने सारे एफर्ट्स की वजह से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड द नेशनल कमिटी, याद रखना ये वाला पॉइंट, उनके एफर्ट्स की वजह से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड द नेशनल कमिटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। और यही कमिटी जो है एक्चुअल में रास्ता बनी, ठीक है, फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इन 1984। आपको पता है ना, हर चीज़ की एक मिनिस्ट्री होती है, यूनियन के लेवल पे भी और स्टेट या यूटी के लेवल पे भी। तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होती है, ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है ये बनी थी 1984 में। ये मिनिस्ट्री जो है वो बनाई गई थी, लेकिन ये कब बनाई गई थी? रामदेव मिश्रा जी के एफर्ट से, ठीक है बच्चों। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही हमारा इसका डिस्कशन हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि एक कमेटी बनाई थी, उसी कमेटी की वजह से बाद में ये मिनिस्ट्री बनी। तो दिस इज ऑल फॉर द डिस्कशन अबाउट 12th क्लास बायोलॉजी। आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ आ गया हो और ये चीज़ आपकी कुछ हेल्प कर दे, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में, अपकमिंग नीट एग्ज़ाम में। आई नो बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। पता नहीं मैंने ऐसा क्या खा लिया, ठीक है। But I wish you all the very best to each one of you
आई होप आप सबका जो है नीट क्रैक हो जाए और हम सब लोग यहाँ पर मिल के सेलिब्रेट करें, बहुत मज़े करें। आपकी आपकी जो कामयाबी होगी उसमें सबसे ज़्यादा खुशी आपके घर वालों के बाद अगर किसी को होगी तो वो हम हैं, आपके टीचर्स हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।